गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 12 अगस्त 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और यदि क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय RBI टू कैंपेन अगेंस्ट डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स। हाल ही में RBI ने किसे डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ अभियान के लिए नियुक्त किया है? तो ये सही जवाब है नीरज चोपड़ा। काफ़ी छाए हुए हैं न्यूज में अभी और भारत में पूरे। तो ये नीरज चोपड़ा को RBI ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ अभियान के लिए नियुक्त किया है। नीरज चोपड़ा के बारे में आप लोग सभी लोग परिचित हैं, कई बार क्लास में और न्यूज से आप लोग अपडेट होंगे ही। वर्तमान में हो रहे देखिए ऑनलाइन बैंक खाताओं से संबंधित धोखाधड़ी से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक विजेता, एकमात्र ये विजेता हैं इस बार के ओलंपिक में भारत की तरफ से, नीरज चोपड़ा को RBI ने नियुक्त किया है। आइए कुछ देख लेते हैं। ओलंपिक की जब बात हुई है तो उससे संबंधित, क्योंकि इसको बार बार मैं इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे एग्जाम्स में, और 6-7 पॉइंट्स मैं लाया हूँ, उतना ही से आपको एग्जाम्स में आएंगे, उससे बाहर एक भी नहीं रहेगा। मैक्सिमम है वो पॉइंट्स, सभी देख लीजिए। देखिए 7 अगस्त को ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा भल्ला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसी उपलक्ष्य में और इनके सम्मान में अब प्रत्येक वर्ष भल्ला फेंक दिवस मनाया जाएगा। कब? 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष। भारत का रैंक देखें तो 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य अर्थात 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल्स सहित कुल पदकों के साथ 86 देशों की सूची में भारत 48वें स्थान पर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी पॉइंट मैं भी आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PDF डाउनलोड करके जरूर फिर से पढ़ लेंगे और PDF भी रख लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ऊपर नीचे करके सब ले लेंगे। चलिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से सबसे पहली पदक भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने जीता है, वो रजत पदक के रूप में। दूसरा सबसे बड़ा पदक हुआ ये ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, ये तो हम लोगों ने कर ही लिया। वो ऐसे नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले से के खंडरा गांव के रहने वाले हैं। और नीरज चोपड़ा से पहले 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें हम लोग के देश के निशानेबाज अभिनव बिंद्रा थे, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता जापान के मोमिजी निशिया हैं। और इस सूची में भारत तो 48 नंबर पे है, 48वें स्थान पे। तो पहले स्थान पर कौन है? तो इस पर 86 सूची में 113 पदकों के साथ USA पहले स्थान पर है, टोटल 86 देशों की सूची में, और भारत 48वें। और टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जापान के टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक किया गया है, संपन्न भी हो गया। चलिए, और ओलंपिक का आयोजन IOC कराता है, अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्थापना 23 of 1894। हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड है, और इसके प्रेसिडेंट थॉमस बाक हैं। चलिए, अब हो गया इतना पॉइंट्स, आराम आराम से अब देखते हैं ऑप्शंस। रेखा शर्मा इन न्यूज में रही हैं, इनको भी कहीं ना कहीं नियुक्त किया गया है, यह कार्यकाल बढ़ाया होगा, क्या होगा ध्यान में आया ही होगा आप लोग को। कल ही परसों में ये भी मैंने क्लास में कराया है। रेखा शर्मा हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त कर ली गई हैं अगले 3 साल के लिए। राजीव गौबा ये केंद्र सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरीट हैं, कैबिनेट सचिव हैं, तो इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो कैबिनेट सचिव अभी कौन है? तो राजीव गौबा। सबसे बहुत बड़ा पोस्ट है ये, क्योंकि सचिव होना भारत सरकार में, वो भी कैबिनेट, समझिए कि इनका क्या रैंक रहा होगा IAS जब बने होंगे UPSC के थ्रू। तो
राजीव गौबा कैबिनेट सेक्रेटरीट हैं, कैबिनेट सचिव हैं। तो ये हैं, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो बढ़ाया गया है तो ये न्यूज में आ गया, ये अपॉइंटमेंट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पे कुछ और मैं बता दूं आपको। जब इसकी बात हो ही रही है सचिव के बारे में, भारत में ऐसे तो हर विभाग में सचिव होते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य जो सचिव हैं केंद्र सरकार में, उनका चर्चा हम लोग कर लेते हैं, जो कि एग्जाम्स में 100% पूछा जाता है, पहले पूछा भी गया है। तो ये है कैबिनेट सचिव, और कौन कौन क्या है ये देखिए यहाँ पे। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा तो हो ही गए, और रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। नहीं, यहाँ पे भल्ला नहीं लगाइएगा, क्योंकि वो यहाँ गृह सचिव में है अजय कुमार भल्ला। तो रक्षा सचिव अजय कुमार, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, ये श्रृंगला हो गया यहाँ पे, वित्त सचिव टीवी सोमनाथ हैं, और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। इन दोनों को अलग से जरूर याद रखें, एग्जाम्स में आपको ये ऑप्शन चकमा दे सकता है। तो ये हो गया सचिव के बारे में। चलिए दीपक दास, ये हाल ही में लेखा महानियंत्रक अर्थात CGA, जिसको इंग्लिश में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कहेंगे, तो लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किए गए हैं दीपक दास। और अभी कैग कौन है अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? तो GC मुर्मू हैं, वो भी याद रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक प्रश्न से आपको इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, स्टैटिक्स ऑप्शन से भी इतने सारे फैक्ट्स मिले। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह का क्लास आपको पसंद आई होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ आप लोग स्टार एजुकेशन का सहयोग नहीं कर रहे हैं, सहयोग कीजिए प्लीज़। अन्य जितने भी आपके ग्रुप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जहाँ जहाँ भी पहुँच है वहाँ ज़रूर क्लास को शेयर करें। और हमें अपने आप पर विश्वास है कि जो क्लास मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो जिसके पास भी पहुँचेगा उसे ये परीक्षा उपयोगी लगेगा, पसंद आएगा। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए आप लोग के सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है। और जितनी हम लोग की फैमिली बढ़ेगी तो उतना ही इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में। अभी तो ये कुछ नहीं है, इससे भी और बेहतर किया जा सकता है क्लास में। चलिए दूसरा प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो ये है 122वां। वैश्विक युवा विकास सूचकांक में 122वां स्थान है भारत का। और ये जारी किया गया है यह सूचकांक राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन के द्वारा। ये 181 देशों की सूची है, जिसमें सिंगापुर पहले स्थान पर है। दोनों पॉइंट हो गया। और ये वैश्विक युवा विकास सूचकांक किस आधार पर निकाला जाता है? तो देश में युवाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और समावेश, शांति और सुरक्षा, राजनीतिक और नागरिक भागीदारी, इसी के आधार पर यह सूची जारी किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। पहले स्थान पर इसमें सिंगापुर है, भारत 122वें स्थान पर। बाकी ऑप्शन देखिए, 135वें स्थान पर ये क्या है? ये भी कोई ना कोई रैंक होगा। तो हाल ही में जारी हुए 15वें ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 135वां है, और पहले स्थान पर आइसलैंड इसमें है। चलिए 142वां स्थान, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत 142वें स्थान पर है, और इसमें शीर्ष पर लगातार 5वीं बार नॉर्वे है। और चाइना जैसा देश इस 180 देशों की सूची में 177वें स्थान पर है। समझ लीजिए वहाँ कितने दबाव में रहते होंगे मीडिया कर्मी। लेकिन भारत 142वें स्थान पर है। हालांकि भारत में तो उतने दबाव में नहीं रहते हैं, हाँ वो थोड़ा मीडिया कर्मी ही कभी इधर से कभी उधर से उसकी लालच में पड़ जाते होंगे, इसके लिए भी मैं श्योर नहीं हूँ, ये बात बोलना उचित नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे। चलिए कोई नहीं। तो भारत 142वें, नॉर्वे लगातार 5वीं बार पहले स्थान पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में। 10वां रैंक क्या है? तो वैश्विक साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत 10वें स्थान पर है, और पहले स्थान पर अमेरिका है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये छत्तीसगढ़। क्या है ये? सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, CFR अर्थात कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, समुदायों के लिए वन का, जंगलों का जो संसाधन है उसका उपयोग। देखिए यहाँ पे मैं क्लियर इसको बताता भी हूँ। वैसे सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जो है छत्तीसगढ़ के सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व क्षेत्र को ये अधिकार दिया गया है। क्या होता है ये सामुदायिक वन संसाधन अधिकार अर्थात कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स? तो ये सामुदायिक वन संसाधन अधिकार उस क्षेत्र को दिया जाता है जिसे आदिवासी एवं अन्य वनवासी समुदाय आजीविका हेतु उपयोग करते हैं। तो इस उद्देश्य से उस क्षेत्र को ये अधिकार दे दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। और छत्तीसगढ़ ने ये पहला राज्य बन गया है ऐसा अधिकार देने वाला आदिवासियों और जनजातियों को। तो इसका राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। चलिए बाकी ऑप्शन देखिए, कर्नाटक क्यों न्यूज में है? तो कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। उड़ीसा,
उड़ीसा क्यों न्यूज में है? तो उड़ीसा का जो राजधानी है भुवनेश्वर, वो 100% कोविड-19 टीकाकरण पूरा करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, इसलिए वो न्यूज में है। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने का घोषणा किया गया है। उम्मीद करता हूँ इंटरेस्टिंग रहा होगा सभी ऑप्शन ये। चलिए अगला है, हाल ही में सिडबी ने छोटे उद्यमियों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है डिजिटल प्रयास। सिडबी ने कम आय वाले उद्यमियों को आसान शर्तों के साथ मोबाइल ऐप आधारित डिजिटल ऋण उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल प्रयास मंच का शुरुआत किया है। और सिडबी ने हाल ही में स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना भी शुरू किया था। वैसे कंपनियां जो कोविड-19 से संबंधित कार्य कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं, उनको यदि ऋण की आवश्यकता है तो वे स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना के तहत ऋण ले सकते हैं। तो ये भी अलग से पॉइंट आप याद रखेंगे, हाल ही का ये भी करंट है, न्यूज है। तो ये शुरू किया है उद्यमियों के लिए सिडबी ने डिजिटल प्रयास। बाकी ऑप्शन देखिए, पावर सॉल्यूट, ये क्या है? पावर सॉल्यूट जो है, एक्सिस बैंक ने भारतीय सेना को सर्विस सैलरी पैकेज प्रदान करने के लिए ये एक पहल शुरू किया है, पावर सैल्यूट, एक्सिस बैंक के द्वारा सेनाओं के लिए। दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना, ये क्या है? तो हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने खुदरा व्यापारियों को, दुकानदारों और खुदरा व्यापारियों को नकदी की कमी जैसी समस्या से दूर बचाने के लिए या वो समस्या दूर करने के लिए एचडीएफसी बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना का शुरुआत किया है। ई रूपी, ये क्या है? तो हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल भुगतान समाधान के लिए यह सेवा लॉन्च किया है, ई रूपी। वही यहाँ से यह एक समझिए तो कैशलेस तथा कॉन्टैक्टलेस समाधान है ई रूपी। अब उपयोगकर्ता बिना ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और ब्राउज़र या ऐसे क्यूआर कोड बिना, फिर से सुन लीजिए, अब उपयोगकर्ता जो हैं बिना ऐप, इंटरनेट बैंकिंग के बावजूद क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग आधारित सुविधा के तहत ऑनलाइन भुगतान और अन्य सुविधाएं ले सकते हैं। यही है ई रूपी में। और ई रूपी ये जो सुविधा है एनपीसीआई, स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त सेवा विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, इन सभी के संयुक्त प्रयास से ये शुरू किया गया। हाल ही में मोदी जी ने ये लॉन्च किया है। सभी ऑप्शन हो गए। चलिए अगला प्रश्न है, नौसैनिक अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2021, पूरा है ये नाम एक साथ है, अल मोहेद अल हिंदी 2021, भारत और किस देश के बीच ये अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास है, हो रहा है? तो ये हो रहा है सऊदी अरब के साथ। अल मोहेद अल हिंदी 2021 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन सऊदी अरब के पोर्ट अल जुबैल में किया गया है। 9 तारीख से शुरू है, इसी 9 अगस्त से। चलिए, तो भारतीय सेना इसमें शामिल हुई है, इसके बारे में देख लेते हैं। इंडियन नेवी, स्थापना इसका 26 जनवरी 1950 में। नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह हैं और उप प्रमुख SN घोरमड़े हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। सऊदी अरबिया के बारे में देख लेते हैं। राजधानी रियाद है, करेंसी सऊदी रियाल है। बाकी ऑप्शन देखिए, इंडोनेशिया के साथ ये भी कोई ना कोई एक्सरसाइज होता होगा। देखिए, भारत इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट, ये भी एक नौसैनिक अभ्यास है, हुआ है और ये 36वां संस्करण था इसका, हो चुका है इसी वर्ष। जायद तलवार, ये 2 रोज पहले का न्यूज है। जायद तलवार भारत और यूएई नौसेना के बीच युद्धाभ्यास है, तो ये भी न्यूज में रहा है, याद रखेंगे। इंद्र 2021, ये इंडिया और रसिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भी याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपको ये सभी चीज़ें सभी परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। दोस्तों, आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग का स्टार एजुकेशन पर सम्मानजनक सब्सक्राइबर और सम्मानजनक व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। इसके कारण पढ़ाने का थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो उतना नहीं हो पा रहा है जितना हम लोग चाहते हैं करना। तो प्लीज़ आप लोग सहयोग करें। इसी कारण मैं आज 5 ही क्वेश्चन को MCQs में रखा हूँ। बाकी अभी क्वेश्चन नहीं अभी छोड़ा गया है, सभी जो भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सब कुछ लाया गया है, लेकिन MCQs फॉर्म में 5 ही क्वेश्चन लाया गया है। बाकी अब 1 लाइनर फॉर्म और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, स्टैटिक्स के साथ वो रखा गया है। तो चलिए देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग मजबूरी समझेंगे और आगे सहयोग जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए अगला है, हाल ही में किस बैंक ने ऑनर फर्स्ट डिफेंस अकाउंट प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है? तो ये किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। स्थापना इसका 2015 में और मुख्यालय मुंबई है। CEO B वैद्यनाथ हैं। इंडियन नेवी के बारे में भी जस्ट हम लोग ने ऊपर देखा है, इसको रहने देते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी में राजीव गांधी पुरस्कार देने का घोषणा किया है?
तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित करने हेतु पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार का घोषणा किया है। महाराष्ट्र ने किया है, तो इसके बारे में देखिए। राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए अगला है, हाल ही में री कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी है, क्या नाम है उसका, कैसीफाई। इसने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो ये राजकुमार राव को। राजकुमार राव को तो आप लोग जानते ही हैं, यूपीएससी आधारित ये एक बार फिल्म बनाए थे, क्या नाम था, शादी में जरूर आना। काफ़ी जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी आप या कमीशन लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या जनरल, तो अगर कभी मूवी देखना हो तो वो मूवी जरूर देखें, बहुत जोश आएगा आपके अंदर। वो फनी भी है, कॉमेडी भी है और आपको ये मोटिवेशन बहुत जगह देगा, जोश से भर देगा वो मूवी। अगर मूवी देखना हो तो ही, ये नहीं कि नहीं देखना हो, कह दिए तो चल पड़े उसके पीछे, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो शादी में ज़रूर है ना, वो ज़रूर देखें अगर फिल्म देखना है तो। चलिए, तो ये कैसीफाई जो कंपनी है, री कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी है, तो इसका पहला ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राजकुमार राव। कैसीफाई जो कंपनी है, यह एक री कॉमर्स मार्केट कंपनी है जो प्रयोग किए जा चुके स्मार्टफोन्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खरीद और बिक्री करता है। यूज्ड मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डिवाइसेज को खरीदता है और फिर किसी से बेच देता है। तो ये अच्छी है, ये किसी को अगर बजट में नहीं है ऐसा कुछ लेना, तो वो यहाँ पे थोड़ी कम वैल्यू में ले सकता है, अपना काम चला सकता है। ये भी अच्छी चीज़ है इस कंपनी के द्वारा। चलिए अगला है, हाल ही में आरबीआई ने स्वयं सहायता समूहों अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजी के लिए कोलेट्रल फ्री ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, अब हो गया है ये 2 मिलियन 20 लाख, 20 लाख कर दिया गया है। यह सीमा दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लेवलीहुड मिशन, इसको शॉर्ट में DAY NRLM के रूप में जानते हैं, इसी के तहत यह सीमा बढ़ाया गया है। और क्या होता है, कुछ लोग बार बार सुनते होंगे कोलेट्रल कोलेट्रल, तो ये होता क्या है देखिए। तो इसका तो हिंदी तो बोले तो समझ से बाहर होगा, और हिंदी भाषी को भी यही समझ में ऐसा वर्ड है संप्रवासिक, इसका हिंदी है। कोलेट्रल ऐसे होता क्या है देखिए, कोलेट्रल एक संपत्ति या संपत्ति का टुकड़ा है जो एक उधारकर्ता, जो हम लोग ऋण जैसे आप ले रहे हैं तो आप उधारकर्ता हो गए, ऋणदाता को ऋण की सुरक्षा के रूप में प्रदान करता है। अगर आप कोई ऋण लेते हैं बैंक से तो आप उधारकर्ता हो गए, बैंक दे रहा है तो ऋणदाता हो गया। तो जब आप कोई ऋण उधार लेते हैं बैंक से या किसी भी संस्था से, तो उसके बदले में आप कुछ गिरवी रख देते हैं, जो कि अगर आप लोन को चुकता नहीं करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, तो वो जो गिरवी रखे होंगे सिक्योरिटी के रूप में, उसको उस संस्था द्वारा, उस बैंक द्वारा बेचकर उसकी पूर्ति कर ली जाएगी। तो यही होता है साधारण सिंपल भाषा में ये कोलेट्रल। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आरबीआई के बारे में देख लेते हैं, आरबीआई ने इसको बढ़ाया है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है, मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यालय मुंबई हो गया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, और भारत में पहला ऐसा ये बैंक है जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। अन्य और बाद में 14 बैंकों का एक साथ 1969 में एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और फिर पुनः 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। गवर्नर कौन है अभी आरबीआई में, शक्तिकांत दास हैं जो 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। और आरबीआई में 4 उप गवर्नर होते हैं, डिप्यूटी गवर्नर, ये हैं महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, M राजेश्वर राव, T रविशंकर। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको मजा आया होगा पढ़ने में, कोलेट्रल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक और आध्यात्मिक नेता का निधन हो गया है, क्या नाम है उनका, तो डॉक्टर बालाजी तांबे। अगला देखिए, एटीएम में नकदी, बहुत बड़ी खबर है आप लोग के लिए, बहुत बढ़िया है ये, बहुत बढ़िया। बैंकों का जो नखड़ा था वो छूट जाएगा इस फैसला से। देखिए, एटीएम में नकदी न होने पर बैंकों से मौद्रिक शुल्क वसूला जाएगा, ये आरबीआई का निर्देश आया है। क्या होगा कि 1 अक्टूबर 2021 से वैसे कोई भी एटीएम जिसमें लगातार 10 घंटे से अगर उसमें कैश उपलब्ध नहीं रहता है, तो वैसे एटीएम पर, प्रत्येक एटीएम पर, जो भी जिस भी बैंक का होगा, 10,000 रुपये का दंड लगाएगा आरबीआई। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अच्छी खबर है ग्राहकों के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि कभी ज़रूरत पर एटीएम्स में पैसे ही नहीं रहते हैं, घूमते रहो पूरे मार्केट, पूरे सिटी में। तो और आरबीआई के बारे में हम लोग ये देख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं आज का, किस दिन भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है, ऑन विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज जेवलिन थ्रो डे। तो इसका जवाब
कई दिनों से लगातार मैं करा रहा हूँ, शायद आज भी मैंने करा ही दिया है। शायद इसलिए मैंने बोल दिया कि आप कन्फ्यूजन में थोड़ा पढ़ें और देखें कि इसका जवाब आपको याद है या नहीं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आपका कोई सुझाव है, बहुमूल्य सुझाव है, कोई क्लास में बदलाव चाहते हैं तो ये भी कमेंट में ज़रूर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन भी साथ में दबा दें जिससे आपको आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज का क्लास। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण किसी क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।